नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे का आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐतिहासिक श्री रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने जीर्णोद्धार किए गए मंदिर में पूजा अर्चना कर इसका लोकार्पण किया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 1971 में पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया था, मंदिर को आग लगा दी थी और इस घटना में श्रद्धालुओं और मंदिर में रहने वाले तमाम लोग मारे गए थे। भारत ने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद की, जिसके बाद यह मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में आ पाया है। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 10% आबादी हिंदुओं की है। बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल तोड़े गए थे और हिंसा हुई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मंदिर का उद्घाटन करवाकर भारत सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में विश्वास जगाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे थे। वहां वो बांग्लादेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कल परेड में भी शामिल हुए। इसके अलावा वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर पहुंचने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद की अगवानी में पुरजोर तरीके से कोर कसर नहीं छोड़ी। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी अपने शहर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें। इस सम्मेलन में 200 महानगरों के मेयर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हर वर्ष 7 दिन नदी उत्सव मनाने का भी मेयरों से आग्रह किया। क्या हम एक काम कर सकते हैं? हर वर्ष 7 दिन के लिए, जब भी आपकी सुविधा हो, नदी उत्सव मनाएं। नदी उत्सव मना करके पूरे नगर को उसमें जोड़े। उसमें सफाई का काम हो सकता है, नदी का, नदी के इतिहास के संबंध में कुछ बातें हो सकती हैं, नदी के तट पर हुई घटनाओं को लेकर के बातें हो सकती हैं, नदी का गुणगान करने वाली बातें हो सकती हैं। कभी नदी के तट पर जाकर के कुछ समारोह हो सकते हैं, कुछ कवि सम्मेलन हो सकते हैं। यानी नदी को केंद्र में, नगर के विकास की यात्रा में नदी को फिर एक बार जीवंत स्थान, जहां नदी है वहां, इसको हमने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पित करने के बाद यह दूसरी बार है जब काशी के किसी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले 1 महीने तक काशी में अलग अलग तरीके के सम्मेलनों का आयोजित किया गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो काशी विश्वनाथ पहुंचे थे, विस्तार से इस पूरे उत्सव के बारे में इसे राज्य सरकार की एक बेहतरीन पहल बताया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है। इससे पहले बृहस्पतिवार को हड़ताल के पहले दिन देश भर में सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। इन बैंकों के ग्राहकों को बैंक का कामकाज बंद होने की वजह से जमा, निकासी, चेक संशोधन और लोन मंजूरी जैसी सेवाओं के ठप होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए शुक्रवार को भी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। आपको बता दें कि यह हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन सहित 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियन ने बुलाई है। कर्मचारी चालू वित्तीय वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। लगातार जो बैंक कर्मचारी हैं वो बीते 1 साल में सरकार ने जब से
इस साल के अंत तक और नए साल की शुरुआत में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है, तो ये तमाम बैंक कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अश्विनी राणा। अश्विनी जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से बैंक कर्मचारियों का हड़ताल है और जो सरकार का फैसला है कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाए, बतौर अर्थशास्त्री आप इसे कैसे देखते हैं? पहले सरकार के उस निर्णय को और दूसरा इस हड़ताल में हो रहे बैंकों के नुकसान को। देखिए कि ये जो हड़ताल बैंक यूनियंस ने बुलाई है, ये सीधा सीधा सरकार के बैंकों के निजीकरण के विरोध में है। सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है इन बैंकों से कि उसको बार बार तो पैसा बैंकों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इन बैंकों में से अपनी जो हिस्सेदारी है उसको निकाल लिया जाए और जो है इन बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। ये जो सरकार का कदम है या सोच है, ये ना तो देश के हित में है, ना बैंक कर्मचारियों के हित में है और ना लोगों के हित में। जी। सरकार को सिर्फ ये फायदा होगा कि उसको कैपिटल अरेंज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार जो इन बैंकों के माध्यम से जो सोशल बैंकिंग ये बैंक करते हैं, आम जनता तक बैंकिंग को ले जाते हैं। सरकार की जितनी स्कीमें हैं, वो जनधन योजना हो, मुद्रा लोन हो, स्वनिधि हो, अटल पेंशन हो, प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य, कृषि, जो भी इस प्रकार की स्कीम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो इन्हीं बैंकों के थ्रू होती है। प्राइवेट बैंक इनको करने वाला नहीं है, तो सरकार को इसके कारण से एक झटका लग सकता है कि उसको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। लोगों के लिए ये इस प्रकार से नुकसानदायक रह सकता है कि ये प्राइवेट प्लेयर जो है, प्राइवेट जो बैंक हैं, वो एक क्लास बैंकिंग करते हैं। वो छोटे तबके को ना तो लोन देंगे और जिनको जो सर्विस देते हैं उसके चार्जेस भी उनके और इंटरेस्ट रेट ये सब कुछ ज्यादा रहता है और आसानी से उस बैंक में जो है कस्टमर जो है वो ग्राहक घुस नहीं सकता। कर्मचारियों के लिए नुकसान होगा कि हायर फायर की वहां पॉलिसी होगी, नई भर्ती पर रोक होगी, जो रिक्रूटमेंट ये बैंक करेंगे वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर होगी। अभी तक जो आरक्षण का प्रोविजन है रिजर्वेशन का बैंकों में नौकरियों में, वो नहीं मिलेगा और जो लोग हैं वो ब्रांचेस, लॉस मेकिंग ब्रांचेस को, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनको उम्मीद है कि बैंक में सरकारी नौकरी मैं आपकी बात समझा राणा जी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण ये भी सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कई मौकों पर कह चुकी हैं कि इन बैंकों का जो एनपीए है वो इतना बढ़ गया है कि सरकार इन बैंकों को पैसे देकर इन्हें दोबारा से उभारे, इससे बेहतर है कि सरकार इनको निजी हाथों में दे दे। एक तरफ सरकार के इस फैसले को लेकर जो तमाम बैंक कर्मचारी हैं, तकरीबन 9 लाख कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो ये दलील दे रही है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था जो है और मजबूत होगी आने वाले समय में। इस दलील को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जो आज नए जनरेशन प्राइवेट बैंक लगभग 8 देश में काम कर रहे हैं, उसमें से 2-3 की हालत पीछे हमने देखी है। इवन तो यस बैंक हो, वो कैसे लड़खड़ाया था, और पीएमसी बैंक की हालत देखी है। ये नहीं है कि प्राइवेट, वो आपकी गवर्नेंस के ऊपर है कि उस बैंक की गवर्नेंस कैसी होगी। जरूरी नहीं कि प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो सरकारी बैंकों में भी बैंक ने निर्णय लिया है कि बैड लोन जो है उसके लिए एक बेड बैंक बनाने की उनकी योजना है, ताकि वो एनपीए को वहां से शिफ्ट करने वाले हैं। उसके बाद आप बैंक को बनाकर आप अपनी हिस्सेदारी उसमें कम कर लीजिए। अगर एक बैंक में, मान लो सेंट्रल बैंक में 75% हिस्सेदारी अभी सरकार की है, आप उसको 51 तक ले जाओ तो कोई समस्या नहीं। आप मतलब आपका ये कहना है कि पूर्ण रूप से निजीकरण की जगह पीपीपी मॉडल जो है वो आए। हाँ, उसमें आप इन्वेस्टर लाओ और लोगों से बात करो, जो सभी स्टेक होल्डर हैं, कि भाई बैंकों को और अच्छा करने के लिए और क्या हो सकता है। यानी ये नहीं कि भाई सरकार को उनके एडवाइजर ने कुछ अगर जो एक सलाह दी तो वो सलाह जो है ठीक होगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी रास्ते हो सकते हैं। अच्छा राणा साहब, एक दौर था वो जब देश के तमाम प्राइवेट बैंक्स का निजीकरण हुआ। क्या अब देश जो है उस दौर की तरफ प्रवेश कर रहा है जब तमाम सरकारी बैंकों का अब निजीकरण हो जाएगा?
बिल्कुल, सरकार 50 साल के ज्यादा हो गए पब्लिक सेक्टर का जो निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुए। 50 साल के बाद आप यू टर्न ले रहे हो। भाई आप ये देखो कि 50 साल में इन पब्लिक सेक्टर बैंकों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। उन्होंने ब्रांचेस को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया है। कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, कितने लोगों को लोन दिए हैं, कितने लोगों को सुविधाएं दी हैं, चाहे कृषि हो, और सरकार के राणा साहब आपकी इसी बात में मैं जोड़ूंगा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का फायदा इन्हीं सरकारी बैंकों के द्वारा ही हर अंतिम आदमी तक पहुंचाई जा रही है। अभी भी बिल्कुल निजी बैंक जो है वो ना तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, ना सरकार की स्कीमों को लागू करते हैं। तो ऑलरेडी जो 8 बैंक हैं नई जनरेशन के और 14 पुराने के, 22 प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, उनको चलने दो। अब आपने 27 पब्लिक सेक्टर को कम करके 12 कर दिया, तो 12 का चलने दो ना। जो छोटा बैंक है आप उसको बड़े बड़े लोन देने से रोक सकते हो, लेकिन उसको सोशल बैंकिंग के लिए रखो। आप उसमें अपना कुछ शेयर अगर बेचना चाहते हो आप बेच लो, उसमें से पैसा निकाल लो, लेकिन और रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं। ये जो व्यवस्था आपने राणा जी सुझाई है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, ये हम रेलवेज में देखते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, बैंकिंग में ये आपको कितना कारगर दिखेगा? क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने, किसी प्राइवेट सेक्टर ने, मान ली सरकार ने 50% हिस्सेदारी रखी, लेकिन वो जो बाकी की 50% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, हमेशा वो चांस तो बना रहेगा ना कि वो प्राइवेट सेक्टर जिसे हिस्सेदारी दी गई है वो किसी और को बेच के ये पावर ट्रांसफर होते रहे आगे आगे। इसके लिए सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना कि भाई आप इतने साल तक इन्वेस्ट करने के बाद नहीं निकल सकते। दूसरा, आप जो एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी हैं, उनको हिस्सेदार बनाओ ना, उनको शेयर दो, उनको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा बैंक है, ये घाटे में जाएगा तो मेरे को उसका नुकसान होगा, फायदे में जाएगा तो मुझे, यानी आप उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी फिक्स करो, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। तो उससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनको भी, और उनको लगेगा कि भाई हमें सिर्फ नौकरी नहीं करनी, इसके अंदर मुनाफे में भी हमारी हिस्सेदारी है। तो समय के रहते बदलाव की जरूरत है, लेकिन निजीकरण ना तो देश के हित में है, ना बैंकों के, ना कर्मचारियों के। इसके अलावा एक अंतिम सवाल मेरा राणा जी ये होगा, जिस तरीके से ये बैंकिंग व्यवस्था इस वक्त, और पिछले बजट में भी निर्मला सीतारमण ने जिन बातों को देश के सामने रखा, चाहे वह LIC के निजीकरण की बात हो या अन्य तमाम बैंकों के निजीकरण की बात हो, सरकार जिस मूड में नजर आ रही है उस मूड में यह है कि तमाम वो एसेट्स जो अब प्रॉफिटेबल नहीं है उनमें एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा बढ़ाया जाए। बैंक जिन प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं, मैं समझता हूं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर आगे बढ़ते हैं और उनका काम, खासकर सरकारी बैंक। क्या आपको लगता है कि जब ये बैंक, तमाम बैंक्स प्राइवेट हाथों में जब जाएंगे तो ये केवल और केवल प्रॉफिट मोटिव ही इंटरेस्ट रह जाएगा बैंक्स का? देखिए, अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ये नहीं कि वो लॉस में है। लॉस में इसलिए हो जाता है कि जो पुराने समय में सरकारों द्वारा या किसी भी दबाव में लोन दिए गए थे, उन लोन की प्रोविजनिंग में चला गया। अब वो जब रिकवरी हो रही है तो वो प्रॉफिट में है, यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन बैंकों का बहुत ज्यादा है। उसमें से उन NPA की प्रोविजनिंग के करने के बाद वो नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन जब आप वो NPA निकाल के बैड लोन जो है दूसरे का शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे लोन बचेंगे नहीं, आपको प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा, जो भी कमाई होगी सीधी सीधी कमाई होगी। जी जी जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी राणा जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो जानकारी है इस पूरे गंभीर मसले पर वो दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से राणा जी कह रहे थे कि इस निजीकरण से बैंक कर्मचारी हड़ताल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि आने वाले समय में जो आरक्षण है बैंकों में लागू वो उन्हें नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही साथ नौकरी के भी संकट जो हैं वो उनके ऊपर लगातार बने रहेंगे। अब आगे रुख करते हैं अगली खबर का। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले आज भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ की। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने
अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर भी मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने अपने थिंक टैंक से कहा कि फ्रांस भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। फ्रांसीसी दूतावास ने जानकारी दी थी कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत को निर्धारित समय पर 33 लड़ाकू राफेल विमानों की आपूर्ति की जा चुकी है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंतर सरकारी स्तर पर समझौता किया था। पर्ले ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो खुश हैं कि भारतीय वायुसेना राफेल विमानों से संतुष्ट है और उन्हें गर्व है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद फ्रांस ने करार के तहत समय पर 36 विमानों की आपूर्ति की है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री अपने दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली। इसके अलावा वो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। नागालैंड में मानो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आफ्स्पा के हटाने को लेकर नागालैंड में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसी सिलसिले में आज कोहिमा में नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने विशाल विरोध रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। मोन जिले में प्रदर्शनकारियों ने संसद में पिछले हफ्ते दिए गए अमित शाह के बयान को झूठा और बनावटी करार दिया और उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला भी फूंका और अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आफ्स्पा को नागालैंड से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्हें आशंका है कि आफ्स्पा का इस्तेमाल इस मामले में शामिल सैनिकों को बचाने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि नागालैंड के मोन जिले में बीते हफ्ते सेना के हाथों मुठभेड़ में हुई चूक के दौरान 8 ग्रामीण मारे गए थे, जिसके बाद भड़की हिंसा में 6 और ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि एक सैनिक की भी जान चली गई थी। आफ्स्पा केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल के कोई किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और विवाद मानो एक चोली दामन का साथ है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से नई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार का विवाद मीडिया को लेकर है। दरअसल सिद्धू की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने गाली दे दी। सिद्धू से जब लेबर कार्ड बनाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो सिद्धू का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे लेबर कार्ड और उनकी अर्बन गारंटी अलग है। इसी सवाल का जवाब देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने गाली का इस्तेमाल किया। सिद्धू के गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ आज भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उनके छोटे भाई और उनके बेटे ने किया। मुक्तिधाम में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी पत्नी, बेटी, उनके पिता रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह, उनकी मां उमा देवी के अलावा अन्य रिश्तेदार पहुंचे। गुरुवार को वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया था, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरफोर्स के अफसरों और एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के विमान क्रैश हादसे में एकमात्र जीवित बचे वरुण सिंह की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बेंगलुरु के सैन्य अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रुप कैप्टन के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित करने का ऐलान किया है और साथ ही साथ उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और एक सरकारी भवन को भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का नाम देने की घोषणा की है। अब कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,477 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी दौरान 391 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल एक्टिव
मामलों की संख्या 86,415 हो गई है। वहीं अब तक 3,41,62,765 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.38% है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 4,76,859 हो गई है। वहीं देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 135 करोड़ के पार पहुंच चुका है और लगातार तेज गति से देश में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ होते हैं हाजिर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not that. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए हैं। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला, किसका किससे दिल मिला, किसने किसे दिया सियासी धोखा, किसकी जीत को किसने रोका। हर हलचल पर होगी बेबाक बहस, हर मुद्दे पर होगा सीधा सवार। न बरगलाएंगे, न बहलाएंगे, न भ्रम फैलाएंगे। हम आएंगे, हम छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। हम सिर्फ लखनऊ के गलियारे तक सीमित नहीं होंगे। हम सियासत के मीनारों से लेकर राजनीति की मेहराबों तक अपनी पहचान फहराएंगे, सच से सामना कराएंगे, क्योंकि हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। शाम 5 बजे बड़ी खबर होगी, खास खबर होगी, असल वजह की तलाश होगी, हर परत खुलेगी, आपके हर सवाल पर बात होगी। शाम 5 बजे दिन
की बड़ी खबर पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। देखिए कवर स्टोरी सोमवार से शनिवार सिर्फ FM न्यूज पर शाम 5 बजे। सूबे में अपराध का आकाश विस्तारित हो या घोटालों घपलों की सिलसिलेवार स्थितियां पारित हों, जराइम की दुनिया का हर चेहरा हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब। हमारी स्क्रीन पर अपराध के अनवरत सिलसिले पर होंगे सवाल। हम बेखौफ होकर पूछेंगे सत्तासीनों से कि बताइए, कानून को कुचलने के लिए क्यों उठ खड़े होते हैं अपराधी? क्यों ढलता हुआ सूरज डराता है हमारी बेटियों को? क्यों राह पर चलते हुए उनके कदम कांपते हैं? क्यों दिन ढलते ही नहीं निकलना चाहता कोई अपना किवाड़ खोलकर? पुलिस या जुर्म हो या पुलिस की नेक दिली और इंसानियत भरा चेहरा, बगैर भेदभाव के हम दिखाएंगे। हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM खबरों का हर पल, कल आज या कल। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको भी लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला, किसका किससे दिल मिला, किसने किसे दिया सियासी धोखा, किसकी जीत को किसने रोका। हर हलचल पर होगी बेबाक बहस, हर मुद्दे पर होगा सीधा सवार। न बरगलाएंगे, न बहलाएंगे, न भ्रम फैलाएंगे। हम आएंगे, हम छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ देश में जहां केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने महिलाओं को लेकर अपनी नीच सोच का प्रदर्शन खुलेआम विधानसभा में कैसे किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां राष्ट्र को भी माता कहकर संबोधित किया जाता है। हमारे यहां स्त्री के अलग अलग रूपों की पूजा भी की जाती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें हुई, सभी महिलाओं के सम्मान की बात करती हुई नजर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए समाज में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज नहीं की जाती वो है देश के नेताओं को महिलाओं के सम्मान का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये है कर्नाटक के श्रीनिवासपुर से कांग्रेस के विधायक आर रमेश कुमार। 72 साल के विधायक जी कहने को तो बेंगलोर विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके जो विचार हैं उससे तो विधायक जी अनपढ़ ही लगते हैं। हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आइए आपको सुनाते हैं कल के विधानसभा सत्र में विधायक जी ने महिलाओं को लेकर क्या विचार व्यक्त किए हैं। ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಈಗ ನೀವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಕಾರಂಜ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं कि कल कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान बारिश और बाढ़ से संबंधित नुकसान को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें कई विधायक अपने अपने क्षेत्र के लोगों की दशा को पटल पर रखना चाह रहे थे। इसी दौरान विधायक आर रमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब जिन लोगों को हम और आप चुनकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर सदनों में भेजते हैं वो वहां जाकर अपने मुंह से महिलाओं के लिए इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां निकालते हैं। चलिए, माना विधायक जी को तमीज नहीं, पर हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त कांग्रेस के विधायक जी सीना फुलाकर ये विवादित बातें कर रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े इस पर कार्रवाई करने के बजाय जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, इस दौरान सदन में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने विधायक के शर्मनाक बयान पर आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई। बहरहाल विधायक रमेश कुमार की पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि महिलाओं के प्रति उनके विचार अब ऐसे नहीं हुए, वो शुरू से ही ऐसे ही उल जलूल बयान देने में आगे रहते हैं। 2019 में रमेश कुमार ने कहा था कि वो एक बलात्कार पीड़िता की तरह महसूस करते हैं। उन्होंने तब कहा था कि उनकी हालत रेप पीड़ित जैसी है। बलात्कार सिर्फ एक बार हुआ था, अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया होता तो यह वहीं बीत जाता। जब आप शिकायत करते हैं कि बलात्कार हुआ है तो आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वकील पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ। रेप एक बार होता है लेकिन कोर्ट में 100 बार रेप होता है, और यही उनकी हालत है। भारतीय राजनीति में आर रमेश कुमार जैसे कई नेता हैं जिनके बारे में हम अगर आपको बताने लगे तो नेताओं को शर्म आ जाएगी। ऐसे में हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि हमें और आपको भी आर रमेश कुमार जैसे लोगों को अपना नेता बनाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। भारत दुनिया का तो आर रमेश कुमार के इस बयान ने भारतीय राजनीति को गर्म कर दिया और इसके बाद सोशल मीडिया समेत सभी जगह उनकी जमकर आलोचना होने लगी। और उसके बाद आर रमेश कुमार ने आज सदन में अपने टिप्पणी को लेकर माफी मांगी। कांग्रेस विधायक के महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक बयान के बाद आज संसद में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त जो लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टी के नेताओं को महिलाओं से किस प्रति व्यवहार करना चाहिए ये समझाना चाहिए। Sir, as I stand today to answer through you the honorable member's query, I am blocked by certain gentlemen who have placards in their hands. If they truly believe in servicing the needs of poor women and children in our country, my request to them is to ensure that I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament would wish to discuss issues pertaining to them. And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. तो आपने सुना स्मृति ईरानी ने किस तरीके से कांग्रेस के विधायक के इस टिप्पणी पर सदन में आज कांग्रेस को घेरा। फिलहाल के लिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।